Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. Myself आशिमा अग्रवाल. हमने पिछली वीडियो में देखे थे कुछ टॉपिक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में देखा और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशंस के बारे में देखा था। और हमने शुरू किया था एक और टॉपिक जो था रेगुलेशंस ही थी रिगार्डिंग द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने देखी थी पहली रेगुलेशन उन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जो इंडिया से बाहर है। मतलब कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना जो इंडिया के बाहर है, तो उसमें क्या क्या रेगुलेशंस थी कि अगर कोई पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है और अगर उसने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बाहर से लेनी है तो उसको अप्रूवल चाहिए होता है, पहले से उसको अप्रूवल लेना होता है। तो जिसमें कि हमें आरबीआई के अप्रूवल की कोई नीड नहीं होती। जो किन किन चीज़ों में हमें आरबीआई की अप्रूवल की नीड नहीं होती, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है, अगर तो जो प्रॉपर्टी है वो किसी फॉरेन सिटीज़न ने हेल्ड की है तो हमें आरबीआई के अप्रूवल की नीड नहीं है। अगर जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की गई है बिफोर 8 जुलाई एंड विद द आरबीआई परमिशन, मतलब इस डेट से पहले जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी आरबीआई की परमिशन से, अगर उस प्रॉपर्टी को हमने आज एक्वायर करना है या उस ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को हमने इंडिया में आज इंडिया के किसी पर्सन ने आज एक्वायर करना है, तो उसे अब आरबीआई के परमिशन की या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर हमने देखा था ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें गिफ्ट से मिली होती है या इनहेरिटेंस के थ्रू मिली होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम परचेज़ करते हैं आउट ऑफ द फंड्स हेल्ड इन द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, मतलब कुछ फंड्स जो हमारी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में से अराइज होते हैं, उनमें से अगर हमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने ली है या हमें मिली तो उसके लिए भी हमें आरबीआई के अप्रूवल की नीड नहीं होती। और अगर एक रेजिडेंट है इंडिया का, ही कैन एक्वायर द इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया जॉइंटली विद द रिलेटिव हु इज़ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडिया का पर्सन जो है ना, अगर उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जॉइंटली भी एक्वायर कर सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है। ये हमने देखा था इसका पहला पॉइंट कि जब हमने ट्रांसफ़र करनी होती है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी होती है जो इंडिया के बाहर है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारे रूल्स थे। अब क्या टॉपिक है, एक्विजिशन या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई लैंड होगी जो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, इन इंडिया बाय एन इंडियन सिटीज़न रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में ही लेनी है किसी ऐसे इंडियन सिटीज़न ने जो रहता बाहर है, मतलब इंडिया का सिटीज़न जो बाहर रहता है उसने अगर इंडिया में कोई ऐसी लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है, एनआरआई में एक्वायर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन द एग्रीकल्चर प्लॉट या फार्म हाउस। अगर कोई एनआरआई पर्सन है, ठीक है, अगर उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है इंडिया में तो वो ले सकता है, पर क्या क्या नहीं ले सकता, कोई एग्रीकल्चरल प्लॉट है, कोई फार्म हाउस है, ये वो नहीं एक्वायर कर सकता। बाकी अगर कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, तो ही कैन एक्वायर इट। कैन ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर कोई इंडिया का सिटीज़न जो रेजिडेंट है अब बाहर, मतलब एनी इंडियन सिटीज़न रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकता है। कैन ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड हु इज़ नीदर एन इंडियन सिटीज़न नॉर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ऐसा जो पर्सन है ना, जो इंडिया का पर्सन है या जो भी कोई पर्सन है, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ऐसे पर्सन को भी दे सकता है जो ना तो इंडिया का सिटीज़न है और ना ही इंडिया का रहने वाला बाहर का ही सिटीज़न है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्विजिशन या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है उसके रिगार्डिंग अगर हमने एक्विजिशन या ट्रांसफ़र करना है तो कैसे। पहला केस आ गया इन इंडिया, इंडिया में ही करना है ना हमने, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया बाय एन इंडियन सिटीज़न, एक इंडियन सिटीज़न के द्वारा जो रहता बाहर है। मतलब प्रॉपर्टी को एक्वायर करना किसके द्वारा, एक इंडियन सिटीज़न के द्वारा जो रहता बाहर है। तो वो क्या करेगा, जो एनआरआई है वो एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को इन इंडिया एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल प्लॉट्स या फार्म हाउस। सेकेंड हमने देखा
दे कैन ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडिया में किसी पर्सन के नेम कर सकते हैं। फिर हमने देखा कैन ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड हु इज़ नीदर एन इंडियन सिटीजन नॉर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ऐसे पर्सन के नाम भी कर सकता है जो ना तो इंडिया का सिटीज़न है और ना ही इंडिया के ओरिजिन को वो बिलोंग करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसी टॉपिक में सेकेंड पॉइंट क्या है, इन इंडिया बाय अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड रेजिडेंट आउट इंडिया। इंडिया की ही प्रॉपर्टी है, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा एक्वायर की जा रही है या ट्रांसफ़र की जा रही है जो इंडिया के ओरिजिन का है, ठीक है भारतीय नागरिक बट रहता है बाहर, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, ऐसे पर्सन के द्वारा जो नागरिक इंडिया का है बट रहता बाहर है। ही मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन द एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, सेम पॉइंट। वो ऐसे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है इंडिया में एक्सेप्ट एग्रीकल्चर प्लॉट, प्लांटेशन प्रॉपर्टी, फार्म हाउस बाय द वे ऑफ परचेज। ये सब प्रॉपर्टीज़ को वो नहीं ले सकता। इसके अलावा कोई भी लैंड है तो उसको वो एक्वायर कर सकता है। प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ गिफ्ट, अगर उसको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट से या इनहेरिटेंस से मिली है उसको भी वो ले सकता है। ही और शी कैन ट्रांसफ़र द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन यही वाले एग्रीकल्चर प्लॉट, प्लांटेशन प्रॉपर्टी एंड फार्म हाउस टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसा जो पर्सन है ना वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है इंडिया में रहने वाले पर्सन को अदर देन एग्रीकल्चरल, फार्म हाउस और प्लांटेशन की प्रॉपर्टी। इन तीनों को छोड़ के वो अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिया में रहने वाले बंदे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें एक नोट भी है, क्या है, सिटीज़न ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान एंड भूटान कैन नॉट एक्वायर इट विदाउट द परमिशन ऑफ RBI। वैसे तो हमें RBI की परमिशन नहीं चाहिए होती, बट अगर कोई सिटीज़न जो बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, चाइना का है, नेपाल, ईरान या भूटान, ऐसे पर्सन ने अगर कोई लैंड या प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उसे RBI की परमिशन चाहिए होगी। सेकेंड हमने क्या देखा, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है जो इंडिया का रहने वाला है, मतलब नागरिक इंडिया का है बट रहता बाहर है, तो वो क्या कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। किस किस प्रॉपर्टी को छोड़ के, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में वो नहीं कर सकता डील, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और फार्म हाउस, ठीक है। अगर कोई उसे प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू मिली है उसमें भी वो कर सकता है, ठीक है। ही कैन ट्रांसफ़र द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है इंडिया के रहने वाले पर्सन को एक्सेप्ट दीज प्रॉपर्टीज़। कोई एग्रीकल्चरल है लैंड, कोई प्लांटेशन लैंड है या कोई फार्म हाउस है, इन तीनों चीज़ों को छोड़ के अपनी कोई भी अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो इंडिया के रहने वाले पर्सन को, रेजिडेंट को, उसको वो दे सकते हैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। आई होप ये क्लियर होगा। और इसमें अगर कोई सिटीज़न बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, चाइना का है, भूटान का है, ईरान का है, अगर उन्होंने ऐसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में करना है डील, तो उनको एक्वायर करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उनको RBI का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। थर्ड इसमें क्या कंडीशन है, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। अब क्या आ गया, पहले देखा था एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, फिर हमने देखा एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। अब ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक्वायर करना है बिजनेस पर्पस के लिए, ऐसी कोई ज़मीन जिसका एक ट्रांसफ़र होना है या जिसको हमने लेना है बिजनेस के पर्पस के लिए, तो उसमें क्या कहा गया है, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु हैव एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अ ब्रांच ऑफिस with accordance of RBI regulation can acquire any immovable property in India for carrying on any activity। कोई बंदा जो इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है और उसने इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है RBI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो पर्सन है ना वो इंडिया में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी पर्पस, कोई सर्विसेज के लिए,
तो कोई ऐसा पर्सन जो रहता है इंडिया के बाहर है, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जिसने इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस इस्टेब्लिश किया है आरबीआई की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिया में एक्वायर कर सकता है फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है, पर्सन एक्वायरिंग फिर उन्होंने क्या किया है, पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी शेल फाइल अ डिक्लेरेशन विद आरबीआई विद इन 90 डेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। और उस पर्सन को क्या करना है, जिसने कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, तो उसको क्या करना होगा, आरबीआई के साथ एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी 90 दिनों के अंदर अंदर कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना, मतलब किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला है, तो उसको आरबीआई के साथ एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी। इसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर का रहने वाला है और उसने इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस इस्टेब्लिश किया है आरबीआई के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो ऐसा पर्सन इंडिया में किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता है फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बट इसके लिए भी उस पर्टिकुलर पर्सन को आरबीआई के साथ 90 दिनों के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाला है किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच, लाइसेंस और प्रोजेक्ट ऑफिस और एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर हमने इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस खोलना है, कोई लाइसेंस ऑफिस खोलना है, कोई प्रोजेक्ट ऑफिस खोलना है या किसी भी और कोई जगह खोलनी है इंडिया में, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। पहली बात तो लाइसेंस ऑफिस क्या होता है। लाइसेंस ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ से ना हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या जहाँ पे हमें अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ले सकते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दी भी जाएगी और हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करते हैं। तो इसमें क्या है, नो वन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, मतलब कोई भी बंदा आरबीआई के अप्रूवल के बिना क्या नहीं कर सकता, बैंकिंग कंपनी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वुड नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल। तो अब इन्होंने 3 केस दिए हैं। वैसे तो हमें अगर इस्टेब्लिशमेंट करनी है किसी भी ब्रांच ऑफिस की, लाइसेंस ऑफिस की, प्रोजेक्ट ऑफिस की, तो हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और इन्होंने क्या क्या कहा है, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जो इंडिया के बाहर की है, तो उसको क्या है, इट वुड नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल, उसको किसी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती इफ़ इट इज़ मेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोई बैंकिंग कंपनी जो इंडिया के बाहर की है, अगर वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर बनाई गई है, तो उसको आरबीआई के अप्रूवल की या किसी भी और के अप्रूवल की नीड नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या बोला, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो बनाई गई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के अंडर, तो उसको भी कोई अप्रूवल की नीड नहीं होती। वैसे अप्रूवल की नीड होती है, किन किन चीज़ों में नहीं होती, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जो बनाई गई है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंडर, उसको किसी भी अप्रूवल की नीड नहीं है। कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो बनाई गई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, तो उसको भी ऐसी किसी अप्रूवल की नीड नहीं है। नो अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगर हमने कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट करनी है तो भी हमें आरबीआई के किसी अप्रूवल की नीड नहीं है, प्रोवाइडेड दैट द ब्रांच ऑफिस आर फंक्शनिंग इन द सेक्टर्स where 100% foreign direct investment is permitted, complying with the Chapter 22 of the Competition Act 2013 and function of stand-alone basis। उन्होंने क्या कहा, अगर हमने कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है तो हमें आरबीआई की या किसी भी और अथॉरिटी के अप्रूवल की नीड नहीं होती। किन किन सिचुएशन में, अगर वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड है, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। और वो जो सेक्टर्स है ना, जो ब्रांच ऑफिस बनाया गया है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 22 में दिए गए जितने भी रेगुलेशंस है, जो जो चीज़ें वहाँ पे कही गई है, उनके साथ वो कंप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा फंक्शन करता है वो स्टैंड अलोन बेसिस का, वो फंक्शन का पूरा ध्यान रखता है, तो उसको किसी भी ऐसे
आरबीआई के अप्रूवल की नीड नहीं होती। हमने क्या देखा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच, लाइसेंस और प्रोजेक्ट ऑफिस। इसमें उन्होंने क्या कहा है, नो वन कैन मेक एनी ब्रांच, लाइसेंस या प्रोजेक्ट ऑफिस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। बट अगर कोई बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर बनी है तो उसे किसी भी अप्रूवल की नीड नहीं होती। फिर हमने देखा कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसको बनाया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के अंडर, तो उसको भी किसी अप्रूवल की नीड नहीं होती। और ना ही किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हमें अप्रूवल की नीड होती है। और ऐसा इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अपनी फंक्शनिंग कर रहा है ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, या फिर जहाँ पे ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 22 में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं उनके साथ कंप्लाई कर रहा है और वो फंक्शन करता है ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ द ब्रांच, लाइसेंस या प्रोजेक्ट ऑफिस। मतलब अगर हमने इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस को इस्टेब्लिश करना है तो हमने देखा कि उसके लिए हमें ना आरबीआई की अप्रूवल की पहले नीड होती है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे एडिशनल क्राइटेरियाज है जिनको हमें देखना होता है, जिनको हमें फॉलोअप करना पड़ता है। पहला है कि ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है प्रॉफिट्स का। अगर हमने कोई ब्रांच ऑफिस को इस्टेब्लिश करना है तो हमें ना 5 सालों का जो 5 फाइनेंशियल ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना प्रॉफिट्स का, वो हमें चाहिए होता है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस। और लाइसेंस ऑफिस में क्या चाहिए होता है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट्स चाहिए होता है 3 सालों का। मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर्स का हमें प्रॉफिट्स का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है, तभी हम लाइसेंस ऑफिस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरी क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, नेटवर्थ का, कि जो ब्रांच ऑफिस है ना उसकी जो नेटवर्थ है इट शैल नॉट बी लेस देन $1 लाख। 1 लाख $1 से कम की ब्रांच ऑफिस की नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए। और लाइसेंस ऑफिस के लिए जो $, की जो है ना वैल्यू, इट शुड नॉट बी लेस देन 50,000 हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। क्या देखा कि अगर हमने कोई भी ब्रांच, लाइसेंस या प्रोजेक्ट ऑफिस को इस्टेब्लिश करना है हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। इसके अलावा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ब्रांच ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें 5 फाइनेंशियल ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है। और लाइसेंस ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें 3 फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है। और जो नेटवर्थ है ब्रांच ऑफिस की, इट शैल नॉट बी लेस देन $1 लाख, एंड फॉर द लाइसेंस ऑफिस द नेटवर्थ शुड नॉट बी लेस देन $50,000। इसके अलावा जो इसी की जो फेमा एक्ट में जो रेगुलेशन 4 क्लॉज बी है उसमें क्या कहा गया है कि जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है ना, वो कोई भी एक्टिविटी को कैरी कर मतलब परफॉर्म कर सकता है जो कि शेड्यूल 1 और 2 के अंदर मेंशन्ड है। इस एक्ट के, फेमा एक्ट के शेड्यूल 1 और 2 के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ मेंशन्ड है उनको वो परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी वो आरबीआई के परमिशन के बिना परफॉर्म नहीं कर सकता। अब लाइसेंस ऑफिस क्या क्या एक्टिविटीज़ को करता है ये हम वैसे भी देखते आते हैं कि बेसिकली क्या क्या एक्टिविटी होती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना इंडिया में पेरेंट कंपनी को या ग्रुप कंपनीज़ को। मतलब इंडिया में जिस एक पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांच खुली है उसको रिप्रेजेंट करना या उससे मिलती जुलती बाकी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोट करना, ठीक है। और प्रमोट करते हैं टेक्निकल एज वेल एज द फाइनेंशियल कोलैबोरेशन मतलब कंपनीज़ का मीटअप। तो टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों कोलैबोरेशन होते हैं, दोनों टेक्निकली भी ग्रोथ होती है और फाइनेंशियली भी ग्रोथ होती है। एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द पेरेंट एंड द इंडियन कंपनी। फॉर एग्जांपल फॉरेन की किसी कंपनी की ब्रांच खुली है इंडिया में, तो इट जो लाइसेंस ऑफिस है ना, इट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द 2 कंपनीज। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। सो विद दिस हेयर वी आर डन विद आवर एक्ट। हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो गया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक नया एक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करते रहो। इसके नोट्स की PDF मैं डाल दूँगी, आज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। गुड बाय, टेक केयर।